नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का इतिहास की इस महत्वपूर्ण क्लास में एक बार फिर से। मैं सीता चौधरी अपने चैनल सीता चौधरी हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम आगे के जो प्रश्न है वो लेकर आए हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं जिनका आंसर आप सभी विद्यार्थियों को करना है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ना, वो तराइन के युद्ध के बारे में दिया गया है। जो पहला प्रश्न दिया गया है स्क्रीन पर, वो कौन से युद्ध के बारे में दिया गया है? तराइन का युद्ध, जो कि 1191 में हुआ था। किसने जीता था? तराइन का पहला युद्ध या तराइन का युद्ध पहला 1191 में हुआ था, इसलिए मैंने पहला बोला है। अभी दोनों बता दूंगी, पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, उसकी बात भी हम कर लेंगे। तो तराइन का पहला युद्ध किसने जीता था? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर देना है और सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ मैं। फटाफट से आ जाइए और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो विद्यार्थी नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे आगे। तराइन का युद्ध किसने जीता था? अर्नोराज चौहान पहला ऑप्शन, मोहम्मद गोरी दूसरा ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान तीसरा ऑप्शन, गोविंद राज चौहान। ये हैं चार ऑप्शन। क्या सही होगा इनमें से? पहला होगा सही अर्नोराज चौहान, या फिर दूसरा होगा मोहम्मद गोरी, या फिर पृथ्वीराज चौहान होगा, या गोविंद राज चौहान होगा। क्या आंसर होगा? फटाफट से वो आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? पहला प्रश्न है, तराइन का युद्ध जो 1191 में हुआ था, किसके द्वारा जीता गया था? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? चलिए देखिएगा, तराइन का युद्ध की हम बात करें, तराइन के कितने युद्ध हुए? तो पहले तो ये ध्यान में रखना, तराइन के कितने युद्ध हुए थे? दो युद्ध हुए थे। कब कब हुए थे? 1191 में हुआ पहला युद्ध, 1192 में हुआ दूसरा युद्ध। ठीक है, दोनों के दोनों युद्ध किस किस के बीच में होते हैं? एक तो मोहम्मद गोरी की सेना, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, वो भी कौन सा वाला? थर्ड वाला, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में तराइन का प्रथम, तराइन का दूसरा युद्ध होता है। पहले युद्ध में कौन जीतता है? पहले युद्ध में किसकी जीत होती है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत होती है। लेकिन सेकंड युद्ध में किसकी जीत होती है? सेकंड युद्ध में किसकी जीत होती है? मोहम्मद गोरी की जीत होती है। तो इस प्रकार से किसने जीता था ये तो पूछा है, तो पृथ्वीराज चौहान इसमें दे रखा है, थर्ड वाला ऑप्शन। तो पहले प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 में हुआ था, वो किसके द्वारा जीता गया था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के द्वारा जीता गया था। हार किसकी होती है? मोहम्मद गोरी की हार होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से आंसर आप लोगों ने किया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला, अच्छे तरीके से सोच समझ के इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। क्या पूछा गया है? कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, अर्नोराज या अजयराज? सेकंड क्वेश्चन है, कवि बांधव या कटी बांधव की उपाधि किसको प्राप्त थी? कवि बांधव या कटी बांधव, इसको हम कहते हैं, उपाधि किसको प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, अर्नोराज, अजयराज। देखो सभी विद्यार्थी फटाफट से आंसर कीजिए। सेकंड प्रश्न का क्या उत्तर होगा? ये सेकंड नंबर का प्रश्न है आपका। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? विग्रहराज चतुर्थ होगा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड होगा, अर्नोराज होगा या फिर अजयराज होगा? जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा? देखो अगर हम बात करते हैं अजयराज, अजयराज इस वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अजमेर शहर बसाया था। जिसने कौन सा शहर बसाया था? अजमेर शहर बसाया था, और अजमेर को अपनी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। क्या बनाई थी? राजधानी। अर्नोराज वो शासक था जिसने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? आना सागर झील का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, इसने कौन से युद्ध लड़े थे?
तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध इसके द्वारा लड़ा गया था। विग्रहराज चतुर्थ को इतिहास में ध्यान में रखना, एक तो इस विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था जिसको कहते हैं हरि केली, हरि केली, और इसने एक अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था और उस पाठशाला पर हरि केली नाटक के कुछ श्लोक भी क्या करवाए थे, अंकित करवाए थे। और उसी संस्कृत पाठशाला को जो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, तुड़वा दिया जाता है और उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया जाता है, जो कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। और कवि बांधव या कटी बांधव इन्हीं को जाना जाता है। तो सेकंड प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विग्रहराज चतुर्थ, जिसका दूसरा नाम क्या मिलता है। क्या आंसर दिया सब लोगों ने, फर्स्ट दिया है। जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट आंसर दिया है उनका सही है, बाकियों का गलत है। और ध्यान रखना, अगर विग्रहराज चतुर्थ ऑप्शन में ना होता और ऑप्शन में बीसल देव होता तो हम क्या करते, तब हम किसको सही कर देते, बीसल देव को सही करते। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने सेकंड आंसर दिया है उनका सही और बाकियों का गलत है यहाँ पे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा तीसरा प्रश्न आज का, बहुत अच्छा प्रश्न है। जयदेव की कृति, सभी विद्यार्थियों को आंसर करना है। देखो या तो गलत होगा या सही होगा। अगर मान लीजिए नहीं आता है तो भी हमको थोड़ा सा आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि रीट के एग्जाम में वैसे भी अगर कोई क्वेश्चन आपको वहां नहीं आता है तब भी आप तुक्का तो लगाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग तो आपके है ही नहीं। ठीक है, जयदेव किसकी कृति है, कादम्बरी। जयदेव की कृति का नाम क्या है, कादम्बरी, रत्नावली, गीत गोविंदम, हर्षचरित। बताइए क्या होगा, जयदेव की कृति कौन सी है इनमें से। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न का सभी विद्यार्थी फटाफट से आंसर सेंड कीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कादम्बरी होगा, रत्नावली होगा, गीत गोविंदम होगा या फिर हर्षचरित होगा। फटाफट से आंसर सेंड कीजिए सभी। प्रश्न संख्या 3 है ये वाला, ठीक है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चलिए देखो, कादम्बरी, कादम्बरी किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। रत्नावली ये किसकी रचना है, हर्षवर्धन की रचना है, हर्षवर्धन की रचना है, ठीक है। हर्षचरित ये किसकी रचना है, ये बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना है। और जयदेव के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी, क्या थर्ड देंगे आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर। जयदेव की कृति का नाम क्या है, गीत गोविंदम। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया। यानी थर्ड प्रश्न, यानी जयदेव की कृति का नाम क्या है, गीत गोविंदम है। बाकी हर्षचरित, कादम्बरी, बाणभट्ट की रचनाएं हैं। रत्नावली प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये 3 रचनाएं हर्षवर्धन की। इसके अलावा और कौन कौन सी रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका, इसके अलावा और कौन सी रचना है, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये भी हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। तो हर्षवर्धन की 3 रचनाएं याद कर लेना, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। बाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी, ये ध्यान में रखना। और जयदेव की कृति है गीत गोविंदम। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों ने आंसर सेंड किया है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो थर्ड प्रश्न का सही उत्तर आ चुका है यहाँ पे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना होगा और फिर नीचे जो कूट दिया गया है उस कूट की सहायता से इस प्रश्न को आपको क्या करना होगा, सही करना होगा। कानरदेव, हमीरदेव, महाराणा देव, पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे, इनको मिलाना होगा, पहले आपको मैच करना होगा। अजमेर, जालोर, रणथंभौर, मेवाड़। अजमेर, जालोर, रणथंभौर और मेवाड़। 2, 3, 4, 1। पहले में क्या दिया गया है, क्या होगा, फटाफट से आंसर कीजिए सब विद्यार्थी, थोड़ा स्पीड से। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4। क्या होगा सही आंसर। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, चौथे नंबर के क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा, आप सभी विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग बताइए।
चलो अभी देख लेते हैं। कानर देव, यह कहाँ का शासक था? जालोर का शासक था। हमीरदेव चौहान, यह रणथंभौर का शासक था। देख लेना अभी। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, यह अजमेर का चौहान शासक था। और महाराणा प्रताप, महाराणा देव आ गया, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, महाराणा प्रताप इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। महाराणा प्रताप ये कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक था। यानी ए का तो 2 होगा, बी का 3 होगा, सी का 4 होगा, डी का 1 होगा, जिसमें क्या है ऑप्शन 2 3 4 1। क्या आंसर आ रहा है बताओ? 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, लेकिन क्या आना चाहिए? 4 और 1 आना चाहिए। क्या आंसर दे रहे हैं सभी विद्यार्थी? फर्स्ट कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं? देखो 2 में से कंफ्यूज हुए होंगे आप, है ना, फर्स्ट या सेकंड में से, लेकिन 4 1 आना चाहिए। 4 1 तो पहले में ही है। बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया है। यानी इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। राजपूत वंश और भूभाग, एक तरफ तो क्या दिया गया है? राजपूत वंश के बारे में बताया गया है, और एक तरफ उसके भूभाग के बारे में बताया गया है। 2 सूचियां दी गई हैं, उन सूचियों को आपको बताना होगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चंदेल, बघेलखंड, परमार, मालवा, कलचुरी, त्रिपुरी, सोलंकी, गुजरात। अब आपको बताना होगा कि कौन सा जो राजवंश है उसका भूभाग ये वाला एरिया नहीं है बल्कि कोई और एरिया है, ये बताना होगा। क्या चंदेल वंश के राजाओं का भूभाग बुंदेलखंड था? क्या परमार वंश के राजाओं का भूभाग मालवा था? क्या कलचुरी वंश के राजाओं का भूभाग त्रिपुरी था? क्या सोलंकी वंश के राजाओं का भूभाग गुजरात था? क्या होगा सही आंसर इसका? प्रश्न संख्या कौन सा है ये भाई? 5वां नंबर का क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छा प्रश्न है और आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना है इसका। बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा इसका, फटाफट से आंसर कीजिए। राजपूत वंश और भूभाग सम्मिलित नहीं है। मालवा के परमार, सही बात है ये तो। कलचुरी के त्रिपुरी, ये भी सही बात है। गुजरात के सोलंकी, ये भी सही बात है। चंदेल वंश बघेलखंड का नहीं था। क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन कौन से विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया है भाई? जिन जिन विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया है उनका सही है, बाकियों का यहाँ पे सही नहीं है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया था? संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए क्या होगा? संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया था? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है मैंने। ए ऑप्शन दे रखा है मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन दे रखा है दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी ऑप्शन क्या दे रखा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रश्न संख्या 6 है ये, 6 नंबर का प्रश्न है। धन के निष्कासन का सिद्धांत इसको बोल सकते हैं। संपत्ति के निष्कासन का सिद्धांत इसको बोल सकते हैं। धन के निष्कासन का सिद्धांत बोल सकते हैं। संपत्ति के निष्कासन का सिद्धांत इसको बोल सकते हैं। किसने दिया था ये? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये सिद्धांत दिया जाता है। कौन सी पुस्तक में दिया था? द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया था? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी दिया है दादा भाई नौरोजी, उन विद्यार्थियों का सही है, बाकियों का क्या है? गलत है। तो 6 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है अगले वाला, 7वें नंबर का प्रश्न। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्थापित सहायक संधि प्रथा सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के द्वारा स्वीकार की गई थी? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर,
या अवध? बताओ क्या आंसर होगा इसका। 7वें नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यानी सहायक संधि स्वीकार करने वाली पहली रियासत पूछी है। किस रियासत के द्वारा सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया गया था? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ए ऑप्शन है हैदराबाद, बी ऑप्शन है मैसूर, सी ऑप्शन है तंजौर, डी ऑप्शन है अवध। सही आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? आप सभी विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? फटाफट से लाइक कर दीजिए क्लास को, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। प्रश्न संख्या 7 है, सहायक संधि की बात करें तो 1798 में सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम अली के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। 1799 में मैसूर के द्वारा भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। 1799 में तंजौर के द्वारा भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था और 1801 में अवध के शासक नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया जाता है। 1799 में मैसूर के शासक कृष्णराज बहादुर ने भी सहायक संधि को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा है मैसूर ने तो कब किया? 1799। तंजौर ने कब किया? 1799। अवध ने कब किया? 1801 में। हैदराबाद ने कब किया? 1798 में। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया? हैदराबाद ने किया। नहीं अकॉर्डिंग सबसे पहले 1798 में किसने किया था? हैदराबाद ने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 7 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कु लगा देना। कु प्रशासन के नाम पर अंग्रेजों द्वारा किस भारतीय रियासत का विलय किया गया था? वो कौन सी रियासत थी जिस पर कु प्रशासन का आरोप लगाया था और उस रियासत को अंग्रेजों ने हड़प लिया था? अवध, पंजाब, बड़ौदा या सतारा? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 8वें नंबर का प्रश्न है। 8वें नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए आप सभी के अकॉर्डिंग? कु प्रशासन के आधार पर कौन सी रियासत को हड़पा था? फटाफट से आंसर साइन कीजिए सभी विद्यार्थी। कु प्रशासन के आधार पर कौन सी रियासत को हड़पा था, ये पूछा है। कु प्रशासन के आधार पर कौन सी रियासत को हड़पा था? अवध, पंजाब, बड़ौदा या सतारा? देखो, हाँ फटाफट से आंसर कर दीजिए आंसर। सतारा, जैतपुर, एक चार्ट बना रही हूं याद कर लेना, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध, ये रियासतें ध्यान रखना। इनमें बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कई बार सिंपली पूछ लिया पहली रियासत कौन सी थी, है ना। संभलपुर को कब हड़पा था, ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया है। सतारा वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा झांसी वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, नागपुर वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, अवध वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्या हुआ देखो, सतारा का विलय हुआ था 1848 में, जैतपुर और संभल का विलय हुआ था 1849 में, बघाट का विलय हुआ था 1850 में, उदयपुर का विलय हुआ था 1852 में, झांसी का विलय हुआ था 1853 में, नागपुर का विलय हुआ था 1854 में, अवध का विलय हुआ था 1856 में। ठीक है, सर्वप्रथम कौन सी रियासत को हड़पा था? सर्वप्रथम पूछे तो क्या आंसर करेंगे? सर्वप्रथम पूछे तो सतारा को हड़प लिया था डलहौजी ने, विलय नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत। अवध को कौन सा आरोप लगाया था? अवध पर, अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा दिया था, यानी कि आपका शासन अच्छा नहीं है, अतः हम आपके राज्य को हड़प लेते हैं। यह आरोप लगा करके 1856 में अवध को हड़प लिया था। सारे की सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चार्ट याद कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, जिन विद्यार्थियों को याद नहीं है वो भी याद कर लेना इस चार्ट को।
तो क्या पूछा है, कुशासन के आधार पर, तो अवध को हड़पा था। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, अवध दिया गया है, अतः यही इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। 8 नंबर का प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारतीय राज्यों के प्रति, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राज्यों के प्रति गोद निषेध प्रथा विलय की नीति कौन से गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी। ये तो अभी थोड़ी देर पहले बात ही हुई है, यानी ये पूछा गया है कि विलय की नीति, विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यह जो नीति है वो भारत के कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाई गई थी। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा सही आंसर। 90 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए आप सभी विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग, फटाफट से आंसर सेंड कीजिए। 9वां नंबर का प्रश्न है ये, गोद निषेध प्रथा किसने अपनाई थी, विलय की नीति। गोद निषेध प्रथा और विलय की नीति कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाई गई थी। ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग तो 1857 की क्रांति के समय ये था, और लॉर्ड कर्जन इसके द्वारा क्या किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था। इसने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। अगर लॉर्ड डलहौजी की हम बात करते हैं तो 1848 से लेकर के 1856 तक यह भारत का गवर्नर जनरल रहता है, और इसी के द्वारा गोद निषेध प्रथा को लागू किया गया था। यानी ऐसा शासक जिसके कोई पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, वो पुत्र को गोद नहीं ले सकता था, दत्तक पुत्र ग्रहण नहीं कर सकता था। यह नीति गोद निषेध प्रथा कहलाई। विलय का सिद्धांत, यानी किसी राज्य पर कोई आरोप लगाकर उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेना, ये दोनों कार्य किसके द्वारा किए गए थे, डलहौजी के द्वारा किए गए थे। अतः 90 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वेरी गुड, सभी विद्यार्थी अच्छे से आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 10, बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 22 अक्टूबर 1764, 18 अक्टूबर 1764, 10 अक्टूबर 1764, 6 अक्टूबर 1764। बताइए, सभी विद्यार्थियों को आंसर करना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। आंसर सेंड कीजिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। हाँ, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन संख्या 10 है ये। देखो, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये दोनों ही युद्ध बहुत महत्वपूर्ण इतिहास में। फटाफट से आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, आप क्या आंसर करना चाहते हैं सभी विद्यार्थी। फटाफट से सारे विद्यार्थी आंसर कीजिए इस प्रश्न का, शेयर भी कर दीजिए, क्वेश्चन को लाइक कर दीजिए, क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। देखो, 1764 तो सब में है, बस यहाँ पे डेट याद रखनी है। 6 अक्टूबर था, 10 अक्टूबर था, 18 अक्टूबर था या 22 अक्टूबर था। प्लासी का 23 जून 1757 को होता है। बक्सर का युद्ध, अंग्रेज सेनापति मुनरो, बक्सर का युद्ध, इसमें अंग्रेज सेनापति तो कौन था, जिसका नाम तो क्या था भाई, मुनरो था। ठीक है, और किस किस के बीच में हुआ, अवध, अवध का शासक कौन था, शुजाउदौला। अवध का शासक कौन था, शुजाउदौला। बंगाल का शासक कौन था, मीर कासिम। बंगाल का शासक कौन था भाई, मीर कासिम था। ठीक है, मुगल शासक कौन था, शाह आलम सेकंड। मुगल शासक कौन था, शाह आलम सेकंड था। क्या आंसर करें सब विद्यार्थी, ए कर रहे हैं क्या। चलिए, और प्लासी, ये बक्सर का युद्ध की डेट याद करना। बक्सर का मैदान कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। और एक चीज ध्यान रखना, कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। जो विद्यार्थी ए कर रहे हैं उन सबका सही है, बाकियों का गलत है। चलिए, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर किए। 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। 11वें नंबर का प्रश्न है, क्या आंसर होगा इसका। 11वें नंबर के प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर कीजिए। ग्यारहवें नंबर का प्रश्न है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर।
प्रश्न संख्या 11 है। 11 का आंसर आप सभी को देना है। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? क्या होगा आंसर? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ठीक है, सेकंड। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न। वह शासक, 12वें नंबर का क्वेश्चन है। वह शासक जिसने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का प्रयास किया था? कौन सा शासक था जिसने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का प्रयास किया गया था? रणजीत सिंह, राजा शाहू, अहिल्याबाई होलकर, सवाई जय सिंह? क्या होगा 12वें नंबर के प्रश्न का सही उत्तर? बराबर से आंसर कीजिए। कि शासक ने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह को लागू किया था? बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, और कौन से एग्जाम में पूछा गया था? आरपीएससी में ही पूछा था ये। रणजीत सिंह होगा, राजा शाहू होगा, अहिल्याबाई होलकर या सवाई जय सिंह? बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई जय सिंह। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? वो कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, भोज या देवराज? 13वें नंबर का प्रश्न है। क्या उत्तर होगा 13वें नंबर के प्रश्न का? 13वें नंबर का प्रश्न, आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? आदि वराह, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आरपीएससी के द्वारा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी आंसर कीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? आदि वराह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? आदि वराह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, भोज या देवराज? क्या सही उत्तर होगा इसमें? ए, बी, सी या डी? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने आंसर किया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोज। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, भोज। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न, 14वां नंबर का प्रश्न। पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम था? पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था? काव्य मीमांसा, विक्रमांक देव चरित, कथा सरित सागर, नव सहसांग चरित? पद्मगुप्त, पद्मगुप्त के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? बताइए। पद्मगुप्त के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? काव्य मीमांसा, विक्रमांक देव चरित, कथा सरित सागर, नव सहसांग चरित? पद्मगुप्त के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? फटाफट बताइए आंसर क्या हो। पद्मगुप्त के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? फटाफट से आंसर कीजिए सभी विद्यार्थी, शेयर कर दीजिए क्लास को फटाफट से एक बार। पद्मगुप्त के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? पद्मगुप्त के द्वारा काव्य मीमांसा होगा क्या? नहीं होगा। विक्रमांक देव चरित होगा क्या? नहीं होगा। कथा सरित सागर होगा क्या? नहीं होगा। नव सहसांग चरित होगा क्या? बिल्कुल। यानी पद्मगुप्त के द्वारा, जो विद्यार्थी डी आंसर दे रहे हैं उनका सही है भाई, जो विद्यार्थी डी आंसर कर रहे हैं उनका सही है। यानी पद्मगुप्त के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? नव सहसांग नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। आता है 14 नंबर का जो प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी? खजुराहो कौन से राजाओं की, कौन से वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए दे रखा है चंदेल, ऑप्शन बी दे रखा है मौर्य,
ऑप्शन सी दे रखा है गुप्त, ऑप्शन डी दे रखा है पल्लव। बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। खजुराहो कौन से राजाओं की राजधानी थी? खजुराहो, खजुराहो कौन से राजाओं की राजधानी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खजुराहो कौन से वंश के राजाओं की राजधानी थी? क्या चंदेल होगा, क्या मौर्य होगा, क्या गुप्त होगा, क्या पल्लव होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? जल्दी से आंसर कर दीजिए। 15 नंबर का प्रश्न है ये, 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। खजुराहो काफी फेमस है, खजुराहो के मंदिर तो ना। कौन से वंश के राजाओं की राजधानी थी? देखो, पल्लव था क्या? नहीं था। गुप्त था क्या? नहीं था। मौर्य था क्या? नहीं था। जो जो विद्यार्थी आंसर ए कर रहा है चंदेल, उनका यहाँ पे सही है और बाकियों का क्या है? गलत है। ठीक है, तो लास्ट टाइम बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड से ही कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध अमोघ वर्ष था? अमोघ वर्ष के नाम से किसको जाना जाता था? मुंज परमार, राजेंद्र चोल, गोविंद चंद्र गहरवाल या इनमें से कोई नहीं? मुंज परमार के नाम से किसको जाना जाता था? कौन सा शासक था जिसको मुंज परमार के नाम से जाना जाता था? आंसर कीजिए। मुंज परमार के नाम से किसको जाना जाता था? सोलह नंबर का प्रश्न है ये। मुंज परमार के नाम से किसको जाना जाता था? क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? फटाफट से कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मुंज परमार के नाम से किस शासक को जाना जाता था? मुंज परमार के नाम से किस शासक को जाना जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न है। 60 नंबर का प्रश्न है। मुंज परमार अमोघ वर्ष के नाम से मुंज परमार, राजेंद्र चोल, गोविंद चंद्र गहरवाल या इनमें से कोई नहीं? अमोघ वर्ष किसको जाना जाता था? मुंज परमार को। ठीक है, 60 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पैगन वंश का आनंद मंदिर कहां पर? ये क्वेश्चन पिछली बार रीट में पूछा भी गया था। पैगन वंश का आनंद मंदिर कहां पर स्थित है? पाकिस्तान, भारत, म्यांमार या चीन? क्या होगा? पैगन वंश का आनंद मंदिर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। पाकिस्तान होगा, भारत होगा, म्यांमार होगा या चीन होगा? 17 नंबर का क्वेश्चन है ये। 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इसका आंसर होगा म्यांमार, जिसको किस नाम से भी जाना जाता था? बर्मा के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जिसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो 17 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, म्यांमार। 80 नंबर का क्वेश्चन। कंबुज में स्थित अंगकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा करवाया गया था? फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कंबोज में स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मा प्रथम, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जयवर्मा फोर्थ, सूर्यवर्मा सेकंड, यशोवर्मा थर्ड? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? कंबुज में स्थित अंगकोर वाट के मंदिर का निर्माण इन शासकों में से किसके द्वारा करवाया गया था? क्या होगा आंसर? फटाफट से आंसर कीजिए। कंबोज में स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है। पहले तो ध्यान रखना कहाँ पर, देखो 3-4 प्रश्न बने, कहाँ पर है, कौन सा मंदिर है, किसको समर्पित है, किसने बनवाया था? 4 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं यहाँ से। सूर्यवर्मा प्रथम हो गया क्या? नहीं होगा। जयवर्मा फोर्थ होगा क्या? नहीं होगा। यशोवर्मा थर्ड होगा क्या? नहीं होगा। जो विद्यार्थी सी आंसर दे रहे हैं उन विद्यार्थियों का यहाँ पे आंसर क्या होगा? सही होगा। बाकियों का क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राचीन भारतीय साहित्य में
किस भूभाग को यवद्वीप कहा गया है? क्या कहा गया है? यवद्वीप कहा गया है। प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को क्या कहा गया है? यवद्वीप कहा गया है। किस भूभाग को क्या कहा गया है? यवद्वीप कहा गया है। ब्रह्मदेश, ऊपर हिंद, म्यांमार या मलेशिया? बताओ यवद्वीप किसको कहा गया है? किसे कहा गया है यवद्वीप? फटाफट से आंसर कीजिए सब। यवद्वीप किसको कहा गया है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? 4 ऑप्शन है, उनमें से सही आंसर क्या होना चाहिए आप सभी के अकॉर्डिंग? यवद्वीप। यवद्वीप के नाम से किसको जाना जाता था? वेरी गुड। प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को यवद्वीप कहा गया था? किस भूभाग को यवद्वीप कहा गया था? यवद्वीप की अपन बात करते हैं, थोड़े से ऑप्शन में यहाँ पे दिक्कत है। इसमें यवद्वीप जावा के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, ठीक है ना? इनमें से कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा जावा, ठीक है। प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को यवद्वीप कहा गया है? तो यवद्वीप किसको कहा गया है? यवद्वीप किसको कहा गया है? जावा के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ही गलत है इसमें, ठीक है ना। 19 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जावा होगा, इनमें से कोई नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन इसमें है, जावा लिख लेना इसमें आप लोग, ठीक है। तो ये आज 19 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आई थी। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर एग्जाम में इनमें से कोई प्रश्न आता है तो आप एक भी गलत नहीं करेंगे। तो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो विद्यार्थी नए हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो कल इन और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम मिलने वाले हैं 5 बजे, तो इंतजार करिएगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। आगे की शुरू कर दूं, वो तो खत्म।